उसमें ऐसा कोई दम वाली बात है नहीं, लेकिन अभी मैं जब रूल 1 का यूज करूंगा, रूल 1, रूल 2, रूल 3 सबका यूज करूंगा अभी, तो वो आपको एज इट इज उसका रिवीजन हो जाएगा। तो अभी तो सिर्फ लिखना था जो आपने लिख लिया। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ऐसा है कि अभी मैंने आपको उसे समझाया नहीं है, सिर्फ बताया है। तो अभी आपको उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं। अभी मैं आपको रूल लिखवा दूं सारे, फिर समझाऊंगा। रूल 2, अगर कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंटों के बीच में हो, क्या बोला? इफ कोवेलेंट बॉन्ड इज बिटवीन द elements of different electronegativity, if covalent bond is between the element of different electronegativity, ठीक है बेटा? इधर देखिएगा, अगर मान लेते हैं लेट, क्या करते हैं? कुछ तो मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। कोई एक तो मानना पड़ेगा ना राजा बेटा? तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा मान ली। अब देखो, एक्स और वाई के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक्स और वाई के बीच में डबल बॉन्ड है, एक्स और वाई के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो कोई सा भी बॉन्ड हो, आप तो सारे तोड़ डालो। क्या करो? सारे तोड़ डालो। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में अगर एक एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई, मैंने एक्स और वाई ले लिया एक्चुअल में, पहले मैं ए भी लेने चाह रहा था, फिर भूल गया। आपको बात समझ में आई? गड़बड़ी क्या हुई थी? तो एक्स और वाई, तो अब अगर एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से ज्यादा है, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या आप मानते हो कि एक्स इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा? अगर एक्स इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन एक्स के साथ चले जाएंगे। अरे हाँ ना? तो एक्स के साथ बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो -1 चार्ज आएगा, और वाई का इलेक्ट्रॉन छिन गया तो उसपे, इसको हेट्रोलिटिक फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोलिटिक फ्यूजन में आयंस बनते हैं। कौन से? हेट्रोलिटिक फ्यूजन में आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं? आयंस। और ये कब होता है? जब बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट के बीच में हो। और होमोलिटिक फ्यूजन जो होता है, जो कल हुआ था, होमोलिटिक फ्यूजन जो कल हुआ था, उसमें न्यूट्रल एटम बनते हैं। क्या बनते हैं? न्यूट्रल एटम बनते हैं। क्लियर है? ठीक। अब मजेदार बात है कि दो बॉन्ड अगर होंगे तो पर बॉन्ड -1 + 1 चार्ज आया, तो दो बॉन्ड अगर होंगे तो -2 + 2 चार्ज आएगा। और 3 बॉन्ड होंगे, हर एक बॉन्ड के लिए -1 और +1 आएगा। बात समझ में आती है? तो अगर 3 बॉन्ड है तो -3 और +3 आएगा। क्लियर है बेटा? बात समझ में आती है? और अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती तो 0-0 आ जाता, जो रूल 1 में था। ठीक है? एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड तोड़ने का कोई रूल नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एरो से रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे A गिव्स B, ऐसा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो जब आप इसका होमोलिटिक, जब आप इसको फ्यूजन करोगे, इसको तोड़ोगे, तो ये ऐसा वाला बॉन्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ने का तो कोई तरीका हमें बताया ही नहीं। हमें तो यही बॉन्ड तोड़ने के तरीके बताए गए। जो रूल हमारे पास है वो सिर्फ ये वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए है। तो हमको पहले इस बॉन्ड को इस तरह के बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा समझ लो। कन्वर्ट क्या करेंगे? एक्चुअल में कन्वर्ट करना शब्द सही नहीं है। सच्चाई ये है कि ये जो बॉन्ड है वो एक्चुअल में ऐसा होता है। ये जो बॉन्ड है वो एक्चुअल में कैसा होता है? देखो, ये बॉन्ड कोवेलेंट होता है। जिसकी तरफ एरो टेल होता है वो डोनर एटम होता है। तो डोनर पे एक्चुअल में +1 चार्ज होता है, और जिसकी तरफ एरो हेड होता है वो एक्सेप्टर एटम होता है, और एक्सेप्टर पे एक्चुअल में -1 चार्ज होता है। तो डोनर पे +1, एक्सेप्टर पे बोलो, बात समझ में आती है? क्लियर है सबको? तो जहां पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, पहले हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने का तरीका तो आपको पता ही। तो अभी मैं जब आपको एग्जांपल्स कराऊंगा, तो ये जितनी बातें मैंने आपसे कही है, एक एक करके मैं आपको सारी बातें समझाऊं, और एग्जांपल्स में कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको दूंगा जो आपको लर्न करनी होगी। तो अभी आपको इन बातों पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, इन्हें सिर्फ सुनना है, ग्रहण करना है, और मेरे साथ आगे का सफर तय करना है। ठीक है? यस प्लीज। बारिश ने रोक दिया था। हाँ, फिर दिख जाएगा। अच्छा, इधर ही आ जाओ, दिख जाएगा वहां से। यहाँ आ जाओ, ये जगह खाली है तुम्हारी वाली। चलिए, तो राजा बेटा एग्जांपल्स करें। अब देखो, एक आयोनिक कंपाउंड होगा, एक कोवेलेंट कंपाउंड होगा। बोलो हाँ या ना? आयनिक कंपाउंड में तो ऑलरेडी बॉन्ड टूटेल होंगे, आपको तोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बोलो हाँ या ना? तो पहले हम आयोनिक कंपाउंडों में देख लेते हैं। बोले सर आयनिक कंपाउंड में एक्चुअली बॉन्ड अगर टूटेल है तो फिर देखना क्या है? आपको यहां मैं कुछ सूचनाएं दूंगा। क्या दूंगा? इंफॉर्मेशंस दूंगा, जो आप में से उन बच्चों को 99% पहले से पता होंगी, जिनको समाज समझदार कहता है, और उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता होंगी जिनको समाज समझदार नहीं कहता। बात समझ में आ गई? अकल कम किसी में भी नहीं होती। जिसमें अकल कम है, मेडिकल साइंस कहती है वो पागल है, उसको पागल खाने में रहना चाहिए। तो जिसके जीवन में भी ये भ्रम हो कि अपने में अकल कम है, वो पागल खाने जाए, और अपने साथ किसी व्यक्ति को साथ में ले जाए जो उसको पागल खाने छोड़ेगा। पागल खाने में जब आप जाके भर्ती होंगे तो एक कंबल आपको मुफ्त में मिलेगा। छोड़ने वाले को 1500 रुपए का इनाम है। मैं कईयों को छोड़ आया हूं, पूछ लिया आपको कैसे पता। और मजेदार बात है कि हम में से कोई भी अपने आप को पागल नहीं समझता। तो अपन कोई भी पागल नहीं है, सच्चाई है। और किसी में भी दिमाग कम, सब में एक बराबर है। कुछ लोग प्री इन्फॉर्म्ड है, जिसको ये दुष्ट समाज अकलमंद कहता है। कुछ लोग प्री इन्फॉर्म्ड,
जिनको ये दुष्ट समाज कहता है कि अक्लमंद नहीं है। मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अब आप उसको ग्रहण कर लो, तो आप में और उस बच्चे में कोई अंतर नहीं है। जिसको पहले से आता है वो नाराज ना हो। तो भाई अरे हाँ ना बोला करो। हाँ, इधर देखो, आप शुरू करते, इधर देखना। फॉर आयोनिक कंपाउंड, अब जरा समझना मेरी बातों को। पहले इसमें कुछ इंफॉर्मेशंस आएंगी जो आप में से 70 से 80% बच्चों को नहीं पता है। कुछ तो जिनको नहीं पता है ना, वो बेटे सर ये कहां से आया, ये तुम्हें 10वीं में याद कराया गया, जो आपने याद सर कहां कराया था। 10th में एक टॉपिक था आपके, कॉमन आयंस, पॉपुलर आयंस, सल्फेट, कार्बोनेट, टाइट्रेट, फास्फेट, फलाना, ढिमकाएट। अरे हाँ ना बोल। वो कह रहा 9th में था, इसके 9th में होगा, हमारे जमाने में 10वीं में था, अब 9वीं में आ गया होगा। किसी कोई होगा आईसीएससी बोर्ड वाला, वो कहते हमारे को 7वीं में ही था। कहीं पर भी हो 10वीं तक था। तो जब हम 10th कहते हैं, इट मींस 10th तक। तो अब जिसने पढ़ रखा है बल्ले बल्ले, जिसने नहीं पढ़ रखा है आज पढ़ ले, तेरे पास वक्त है। और जिसने पढ़ रखा है उसको भी एक आध दो सूचना तो दे ही देंगे। उसमें क्या है, भला तो सबका होना चाहिए दुनिया में, तो आते हैं जीवन में। ठीक, देखो अपन इधर से चलते। तो पीरियोडिक टेबल आपकी आंखों के सामने है, नहीं है तो होना चाहिए, और है तो बहुत अच्छी बात। तो अपन आते हैं बोरेट, PO3 3- होता है, ध्यान रखना। ठीक, एक BH4- होता है, ध्यान रखना। एक BF4- होता है, ध्यान रखना। ऐसे ही AlF4 अगर है तो माइनस होगा, AlF6 अगर है तो -3 होगा। ठीक है, AlOH4 है तो माइनस होगा, BOH4 है तो माइनस होगा। ये वो आयन है जिन पे चार्ज आपको पता होना चाहिए। मैं आप पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चल रहा हूं, आपको फील आएगी। बोरॉन के बाद कौन आती है आपकी बहन, कार्बन। तो ये कार्बोनेट है तो इस पे -2 चार्ज है। ये बाई कार्बोनेट है तो इस पे -1 चार्ज है। ये ऑक्जेलेट है तो इस पे -2 चार्ज है। बात समझ में आती है। कार्बन के कॉमन आयंस हो गए। कार्बन के बाद सिलिकॉन, SiO3 2- होता है। ठीक है, और भी होते हैं लेकिन जो काम के वही लिख रहा हूं। कार्बन के बाद आगे बढ़ो तो कौन आएगा, एक होता है नाइट्राइट, एक होता है नाइट्रेट, एक होता है एजाइड। एजाइड नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा, एक N2H5+ भी होता है, ध्यान रखना। एक NH4+ भी होता है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा, फास्फोरस, PO4 3-, HPO3 2-, H2PO2-। ठीक, फास्फोरस के बाद मतलब इधर नाइट्रोजन फैमिली के आगे बढ़ो तो कौन आएगी इसकी बहन, एक ये ध्यान रखना आर्सेनिक, AsO3 3- और AsO4 3-। दो तरह के आयन होते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद ऑक्सीजन,
ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ फील नहीं आएगी ऑक्सीजन। एक OH का ध्यान रखना माइनस होता है। सल्फर, तो सल्फर में सल्फेट, सल्फाइट। फिर क्लोरीन पे आओगे तो हाइपोक्लोरेट, हाइपोक्लोरस एसिड का आयन है ये, हाइपोक्लोराइट कहते हैं इसे, इसे क्लोराइट कहते हैं, इसे क्लोरेट कहते हैं, इसे परक्लोरेट कहते हैं। एक H5IO6 का एनायनिक पार्ट होता है, HiO6 5 नेगेटिव, इसका एसिड होता है H5IO6। इतिहास में आपको मैंने कभी बताया, पैरा पर आयोडिक एसिड कहते हैं, मोल कंसेप्ट। ये तो हो गए कॉमन, इसमें से मैक्सिमम आप लोगों ने देख रखे होंगे। कुछ होते हैं डी ब्लॉक वाले जो आप में से किसी ने भी नहीं देखे, तो वो आपको दिखा देते हैं। एक होता है मैग्नेट, एक होता है क्रोमेट, एक होता है PtF6 माइनस या PtCl6 माइनस। एक आयन होता है NO प्लस, NO एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो NO प्लस बन जाता है। NO पैरामैग्नेटिक होता है, NO प्लस डायमैग्नेटिक होता है। NO में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, NO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। याद आया सर? ये लिखना है क्या? ओ माय गॉड, ये तो बेटा मैंने मेरी खुशी के लिए लिखे थे। कई बार मेरे को क्या आनंद आता है ऐसा लिखने में। बेटा ऑफ कोर्स लिखना है राजा, बेटा ऑफ कोर्स। मैं मेरी खुशी के लिए बोर्ड पे कुछ लिखूंगा क्या? एक आयन होता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये कॉमन आयन्स है जो आपको याद होना चाहिए, तो जीवन आनंद की प्राप्ति करेगा, सुख का अनुभव होगा। ठीक सर, बात तो ठीक, पर इसका काम क्या है? इधर इधर वही बताएंगे, वही बताएंगे। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, इसे लिख लीजिए, फिर जो काम है वही बताएंगे। ये पर मैग्नेट आयन है, तो पर मैग्नेट आयन कहते हैं, तो क्रोमेट आयन कहते हैं। आगे K लगा दो तो नाम पोटेशियम पर मैग्नेट, इसके आगे K2 लगा दो तो नाम पोटेशियम क्रोमेट है, और Cr2O7 अगर है तो वो डाई नेगेटिव होता है, वो डाइक्रोमेट होता है। ये आर्सेनिक, आर्सेनिक, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बेस बोलने का नहीं जरूरी है। चलिए भाई 1 मिनट का समय हो चुका है, डन 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 डन। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, डंडन डंडन आ गया बाजार में। इधर अब जरा समझना कि कैसे जीवन कटेगा, और जो मैं आपको करा रहा हूं इसमें सरल कठिन सारे इंक्लूडेड, लेकिन जो अपने पढ़ने का तरीका है, अगर आप इन बातों को, कई लोग सर ये मेरे को कैसे याद होगा, अबे ये तेरे को याद होना चाहिए था,
ये तो हिंदुस्तान के 90% टीचर मान के पढ़ा रहे हैं कि बच्चे को आता ही है। वो तो सच्चाई मेरे को पता चल गई। तो ये आपको आना चाहिए। अब अपनी इज्जत अपने हाथ, तो इसको आज ही याद कर लेना और कल सबको बताना कि मेरे को तो पहले से ही आता था। भाई अपनी इज्जत अपने हाथ खूब बनाओ। ठीक, अब इसका एप्लीकेशन पार्ट, इधर आओ। जैसे उसने आपसे कहा FeC2O4, अभी बात मैंने अभी कुछ भी नहीं कराया, बोर्ड पे देखना है सभी को। अब ये जो है ना कंपाउंड, इस कंपाउंड को अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें एक आयन तो आपको जान पहचान का मिलेगा, वो भी अभी अभी आपकी उससे पहचान हुई है। दूसरा आयन क्या है रब जाने, वी डोंट नो। क्यों सर, हम तो जानते हैं दूसरा वाला तो आयन है। नहीं जानते तुम, क्योंकि आयरन जो है वो Fe+2 में भी होता है, Fe+3 में भी होता है, वी डोंट नो। तो हम क्या करते हैं, हम वहां से काम करते हैं जहां से हमें पता हो। तो इन दोनों में हमें क्या पता है, तो हमें C2O4 के बारे में पता है, तो हम C2O4 को लिखेंगे। अब हम जानते हैं इस पे चार्ज कितना होता है, इसका मतलब ये जो पोर्शन है C2O4 वाला, ये -2 है, और ये ओवरऑल क्या है, न्यू। तो जो Fe वाला है वो कितना होगा, कितने Fe है, एक ही Fe है। और अगर एक ही Fe है तो वोइज, क्या बोला, OH+2 होगा। अरे हाँ ना बोल। ये अकेला एलिमेंट है, इस एलिमेंट ने इस कंपाउंड में जो बॉन्ड बनाए थे वो सारे टूट गए। टूटने के बाद इस पर जो चार्ज आया वो +2 आया, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। सर कार्बन की कितनी है, अभी नहीं पता। सर ऑक्सीजन की कितनी है, अभी नहीं पता, क्योंकि ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है। सर हमें कैसे पता चलेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड आयोनिक होता है जनरली, और नॉन मेटल के बीच का कंपाउंड कोवेलेंट होता है जनरली। बात समझ में आती है। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है तो कोवेलेंट कंपाउंड है। आयरन और ये पूरा कचरा नॉन मेटल है, आयरन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल आयनिक है। तो आयनिक कंपाउंड को जब आयोनाइज करते हैं तो मेटल अलग कर देते हैं, नॉन मेटल अलग कर देते हैं, या ये कहा जाए मेटेलिक पार्ट अलग कर देते हैं, नॉन ये जन। हाँ, कई बार ये जो आयन होते हैं ना, ये अमोनियम आयन, N2H4+ आयन, NO+ आयन, H3O+ आयन, ये कुछ आयन्स होते हैं जो नॉन मेटल होने के बाद बावजूद पॉजिटिव आयन का रोल प्ले करते हैं। बात समझ में आती है। अच्छा, तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, बोर्ड पे देखते रहना। हाँ, Fe2C2O4 होल थ्राइस ऐसे लिख के दे दिया उनने। फिर इसे आयोनाइज करूंगा, इधर Fe लिखूंगा, इधर C2O4 लिखूंगा। बोल हाँ या ना। C2O4 पे चार्ज मुझे पता है, Fe पे कितना है गॉड नोस, आई डोंट नो, लेकिन ये मुझे पता है कि जो C2O4 है वो 3 है, 3, एक पे चार्ज कितना है, तो 3 पर कितना होगा, टोटल चार्ज हो गया -6। अगर इधर -6 है तो इधर भी कितना होगा, +6 होगा। और कितने आयरन पे +6 होगा, 2 आयरनों पे +6 होगा। तो एक आयरन पे कितना होगा, +3। बोलो बात सभी के चमकती है, फील आती है। तो 2 4 5 एग्जांपल आपको दे दूं, अब आप करो। बात है
आपको करना है, 1 मिनट का टाइम है। व्हाट इज थर्ड? अच्छा, थर्ड वाला चमक रहा है, दोबारा लिख देता हूं नीचे। बेटा नीचे अलग से लिख दिया है थर्ड वाला, उस पे लाइट आ रहा था। चलिए टाइम ओवर। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप बताना आपने सही करा या आपके मास्टर ने सही करा कि नहीं करा। बताओ। एक भी बच्चे का डाउट हो तो पूछ लो, जो घर पे बैठे हैं वो भी जरा हाँ ना जवाब दे दो। अब इधर सुनना जरा, अब कुछ सूचना है, इसका काम तो खत्म हो गया थोड़े, अब इसका काम कुछ समय बाद आएगा। जब मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा तब मुझे इसका काम पड़ेगा, तो अभी मैंने इसकी भूमिका आपको समझा दी है, ठीक है। अब जरा सुनना, अगर कोई ऐसा लिखते हैं NH4NO3 तो हमें दोनों आयन स्पष्ट नजर आ रहे हैं, हाँ ना बोल। तो हम पहले दोनों आयनों को अलग अलग आयोनाइज कर लेंगे। तो इधर लिख लेंगे NH4 प्लस, इधर लिख लेंगे, फिर ये एक अलग कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा, वो एक, फिर दोनों कोवेलेंट कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग निकाल लेंगे। कैसे? अभी आगे सीखे। इधर देखना जरा, O2PTF6, तो क्या आप मानते हो कि PTF6 माइनस होगा तो O2 प्लस होगा? अरे हाँ ना बोल। तो ये दोनों अलग अलग कोवेलेंट कंपाउंड है, इनका क्या करना है आगे सीखेंगे, पर ये आयोनाइज करना आ गया सबको। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको सिखाई, जो बाय डिफॉल्ट ये मान ली जाती है कि आपको आती है, और ये नहीं आने के वजह से ही हमें ना क्वेश्चन समझ में आते हैं ना क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये बातें आपको अच्छे से आएंगी तो आगे अभी जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और जैसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा वैसे ही आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये एक्चुअल में कठिन क्वेश्चन है, ऐसे समझ लो आप, लेकिन उसके कठिन क्वेश्चन की कठिनता ये थी, कठिन इसलिए था क्योंकि ये नहीं आता बच्चों को। अब ये आ गया, काय का कठिन, अब कुछ कठिन नहीं है। चलिए इधर मिटा रहा हूं बच्चा। चलो अब आते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। जरा बोर्ड पे देखिएगा भाई साहब, जैसे मान लो था H2SO5, ठीक है, इसे कहते हैं परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसी का एक नाम होता है कैरोस एसिड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो SOO, एक तरफ OH और एक तरफ OOH, ठीक। सर ये हमें कैसे पता चलेगा?
कि आगे एक चैप्टर पढ़ोगे भविष्य में 12वीं में, पी ब्लॉक, वहां आएगा तो पता लग जाएगा। बात समझ में आती है? वैसे अभी मैंने आपको बता भी दिया है, तो ज्यादा नहीं है, ऐसे 4-5 है स्ट्रक्चर्स, तो आप चाहो तो अभी भी ध्यान रख सकते हैं। हालांकि इन पर टिप्पणी हम कुछ समय बाद एक बार और करेंगे, जिसकी सहायता से ये याद रखना आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो जब वो वक्त आएगा तब मैं वो टिप्पणी करूंगा। तो अभी आपने ये सब बातें बोली ही क्यों? इसलिए बोली कि अगर मैं ये ना बोलूं तो कुछ लोग तो इसी सदमे में खो जाएंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे आया, और जब तक मैं पूरा टॉपिक खत्म करूंगा तब तक उनको होश नहीं आएगा, फिर अचानक जागते हैं, फिर कहते हैं सर रिपीट, तो बाकियों का समय बर्बाद होता है। तो इधर आ जाओ यहाँ पर, अभी आपको स्ट्रक्चर की चिंता, अभी तो अपने को बॉन्ड तोड़ना है, आओ तोड़ डालते सारे। देखो मैंने तोड़ डाले, बोलो मानते हो तोड़ दिए मैंने। अब खेल खेले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? ऑक्सीजन की ज्यादा है, और इनके बीच में कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड है। तो जिसकी ज्यादा है उसको पर बॉन्ड -1, और जिसकी कम है उसको पर बॉन्ड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दोगे? अरे हाँ ना बोल। इस वाले बॉन्ड का काम खत्म, एक एक करके खत्म करते जाएंगे। चलो इधर आओ, ये वाले पे आए। सल्फर और ऑक्सीजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? ऑक्सीजन की ज्यादा, और कितने बॉन्ड है? तो पर बॉन्ड ऑक्सीजन को -1 और सल्फर को +1, बोल हाँ या ना? बोलो मानते हो? मानते हैं। ये भी निपट गया, एक एक करके निपटाए। चलो इधर निपटाते हैं। सल्फर ऑक्सीजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? तो दो बॉन्ड है, दो, तो ऑक्सीजन को -2 और सल्फर को +2। अरे हाँ ना? इधर सल्फर +1 ऑक्सीजन, अरे मानते हो? इधर ऑक्सीजन -2 सल्फर, ये देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम सेम, तो रूल 1 लग जाएगा। तो बॉन्ड तोड़ दो और दोनों को 0-0 दे दो, 0-0। हाँ ना बोल। इधर वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो ऑक्सीजन -1 हाइड्रोजन, इधर देखो सल्फर पे टोटल चार्ज कितना आया? 2 2 4 5 और 1, तो इस पे +6 चार्ज आया, बोल हाँ या ना? तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गई, दोनों हाइड्रोजनों पे +1 आया, यानी हाइड्रोजन की +1 हो गई, और कुछ ऑक्सीजनों पे -2 आया। अरे हाँ ना बोल। मेरी उंगली देख, 1 2 और 3 ऑक्सीजनों पे -2 आया, और 2 ऑक्सीजनों पे -1 आया। जिस ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आती है, क्या बोला? उसे परऑक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी ऐसे ऑक्सीजन, यानी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सीजन जब जुड़े होते हैं तो ऐसे बॉन्ड को परऑक्सी लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और ऐसे ऑक्सीजन को पर ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? और जिन ऑक्सीजनों पे -2 चार्ज होता है उनको ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी यहाँ पर 3 ऑक्साइड वाले ऑक्सीजन हैं और 2 पर ऑक्साइड वाले ऑक्सीजन। अरे हाँ ना बोल। हालांकि ये सारी बातें अपन भविष्य में अलग अलग भावनाओं में देखेंगे और वहां पर इन्हें पता करना रिलेटिवली ज्यादा आसान होगा। अरे हाँ ना बोल। अभी तो मैं ये काम आपसे इसलिए करा रहा हूं
कि एक बार में आपको बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा रहा हूं। बात समझ में आती है? चलिए, एक ने कहा HCN, इधर सुनना, SCN का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक। इसमें आप बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ जल्दी से। किसी के बाद एनसीईआरटी तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर ली। है ना? हो गया। चलिए इधर भाई साहब, अब डायरेक्ट तोड़ दूं क्या? जाला बॉन्ड तोड़ोगे तो हाइड्रोजन +1 कार्बन, यहाँ पर 3 बॉन्ड तोड़ोगे तो नाइट्रोजन -3 कार्बन +3, बोल हाँ या ना? तो यहाँ पर टोटल कार्बन पे +2, नाइट्रोजन पे -3 और हाइड्रोजन पे +1, बोल हाँ या ना? चमका। इधर C3O4, ठीक, का स्ट्रक्चर होता है OCCCO। तो करना है आपको, फिर इसको करना है आपको Br3O8। करो फटाफट, और ले लेते। C3O2 है, क्षमा प्रार्थी है भैया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी, सुधार लेना। C3O2 है वो। लिखने का काम जल्दी जल्दी करो जरा। Br पर डॉट इसलिए क्योंकि वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। वो डॉट जो होता है वो ऑड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है।
चलिए इधर तोड़ डालू सारे, अब बिना तोड़े ही बता देता हूँ यार, अब आप बता देना सही है कि गलत। हाँ, इस ऑक्सीजन पे -2, इस पे -2, ये 2 कार्बन +2 है और बीच वाला कार्बन 0 है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। सर वी नॉट काउंट लोन पेयर टू चार्ज, हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे अनुष्का, अगर होता तो पढ़ाता। चलिए अब इधर देखिए, सारे ऑक्सीजनों पे -2 आएगा, ये वाला ब्रोमीन जो है ये +6 होगा, ये वाला ब्रोमीन +6 होगा, और ये वाला ब्रोमीन 2 और 2 4 यानी +4 होगा। अरे हाँ ना बोल। चलो लगे हाथ। एक बात और बता दूं, यहाँ पर 2 कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आई है, एक कार्बन की 0 आई है। तो आपसे कोई कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर पूछ ले तो आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। क्या निकालोगे? और आप उसे कहोगे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, ऐसे लिखते हैं। अब एवरेज कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज निकलेगा, ध्यान रखना। वेटेड मतलब कैसे? एक कार्बन की +2, दूसरे कार्बन की 0, तीसरे कार्बन की +2 और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, तो ये +4/3 आ जाएगी। अरे हाँ ना बोल। क्लियर है सबको? यहां पर देखो, अगर कोई कहता एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन निकालो, तो 6 + 4 + 6 14, कुछ हाँ ना बोल दिया करो, डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 1, तो क्या ये 14/3 आ जाएगी? माफी चाहेंगे, क्या ये 16 + 16/3 आएगी? अरे हाँ ना बोल। क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है ये फ्रैक्शनल आ गई, होल नंबर नहीं आई? और किसी भी एलिमेंट पर चार्ज फ्रैक्शनल तो आ नहीं सकता। आवाज नहीं आती? इसका मतलब जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल आएगी, इसका मत गलत नहीं, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल आएगी इसका मतलब वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। अरे हाँ ना बोल। और उसमें एलिमेंटों की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, अलग अलग है। बात समझ में आती है या कोई और बात है? क्या और बात है? सही वक्त आने पे बताऊंगा। बात समझ में आती है? लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये है कि जब भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आए तो उसके पीछे कोई तो राज। अब कहाँ क्या राज है वो सही समय पे पता चलेगा। जैसे यहाँ पर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आने का कारण क्या है, राज क्या है? कि यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली है फ्रैक्शनल 4/3, वो एवरेज है। बात समझ में आती है? यहाँ पर फ्रैक्शनल आने का राज क्या है कि ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है और वो कोई भी फ्रैक्शनल नहीं है, पर हमने एवरेज ले ली इसलिए वो फ्रैक्शनल आई। बोलो बात समझ में आया? अब आप बोलो सर नेगेटिव को क्यों नहीं गिना? वेटेड एवरेज। अरे ऑक्सीजन की है ना वो, मुझे कार्बन का चाहिए था, कार्बन की गिनूंगा ना। ठीक है, चलिए इधर एक होता है थायो, एक होता है थायोनिक एसिड। क्या होता है? थायो एक शब्द जोड़ दो यार, मजा नहीं आएगा। नहीं ऐसे करते हैं, पॉलीथायोनिक एसिड। क्या बोला? पॉलीथायोनिक एसिड। सर कैन इंडिविजुअल और इवन बी फ्रैक्शनल? इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल हो सकती है क्या? उत्तर है हाँ, हो सकती है। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल नहीं हो सकती बेटा।
मतलब एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल नहीं आ सकती, एवरेज आ सकती है, और भी कारण है जिनके कारण आ सकती है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जहां जहां आएगी वहां मैं बताऊंगा कारण क्या है। बात समझ में आती है? जैसे एक मैंने आपको पढ़ा रखा है Hg, पर वहां फ्रैक्शनल नहीं आई है तो वहां मजा नहीं आएगा। जैसे ओस में छोड़ो इसको, अभी बात नहीं करते, अभी उलझ जाएंगे अपन। हाँ एक मिनट, हाँ, पहले आवाज आई थी तुम्हारी, फिर तुम्हारी, फिर तुम्हारी, अलग अलग आ जाओ। हाँ। हाइड्रोजन है वो यानी कि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, होनी नहीं चाहिए, होती है ऑक्सीजन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद रखना, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन और सल्फर की, और फिर बाकियों की। ये सीक्वेंस ध्यान रखना। चलिए जोर से बोला कर, आवाज नहीं आती। सर ऑक्सीजन की इसमें -2 है सर, तो इसमें एवरेज लेते हैं तो अपन मॉड लेंगे ना इसका। ऑक्सीजन का एवरेज क्यों लेंगे? ऑक्सीजन में सब जगह ही -2 है, मॉड नहीं लेंगे। ऑक्सीजन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट भी -2 आएगी, इंडिविजुअल भी -2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। मॉड वार्ड कुछ नहीं लेंगे। हाँ जल्दी बोल। एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना है? एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 समथिंग होती है। वो बात अलग है कि जब विशेष परिस्थितियों में जंग होती है तो क्लोरीन की नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की क्लोरीन से ज्यादा नहीं। लेकिन वो मतलब अपने सिलेबस में नहीं होती। अपने सिलेबस में तो पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होगी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 पॉलिंग, वो क्लोरीन की 4 है, ऑक्सीजन 3.4 है, नाइट्रोजन क्लोरीन 3.00 है, ये 2.8 है, और ये आयोडीन सल्फर 2.5 है। हाँ चलिए, ये सब तेरे दोस्त थे, परेशान मत हो। जब तक तू बाथरूम करने का तब तक इन्होंने आगे बढ़ाने थोड़ी थे, दोस्ती निभाई इन्होंने। हाँ तेरे जीवन में कोई कष्ट कोई नहीं है? अच्छा, पॉलीथायोनिक एसिड होता है H2SNO6, ठीक है? जहां N जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, 1 से काम नहीं चलेगा। ये पॉलीथायोनिक एसिड है, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो आप, HSO3 फिर SnSO3H, फिर अब यहां पर जो N है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, क्योंकि 2 सल्फर मैंने पहले ही अलग कर लिए। देखो आप, अरे हाँ ना बोल, या एक काम करो, इसको X लिख दो, नहीं तो कई लोग इसमें भी भेरा जाएंगे, सर वो वाला N और ये वाला N, जबकि कायदा ये कहता है कि N है N, लेकिन समाज है उसका कोई इलाज। ये ले ले तू, N बराबर X-2 है, मेरी खुशी के लिए। तो कई बार ये X की जगह पे N-2 भी रख सकते, ठीक है? अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो भी बता देता हूं आपको। ये देखो, इधर से मैंने ढापड़ा अलग करा है, देखो इसको और थोड़ा खूबसूरत लिख दूं क्या? यहाँ 2 लिख दूं, यहाँ HO लिख देता हूं, यहाँ पर 2 लिख दूं और यहाँ पर OH लिख दूं, तो फील अच्छी आएगी। इधर देखो S, देखना जरा, S O ठीक है, फिर OH, इधर देखो S OH, और बीच में तेरा मन आए उत्ते सल्फर, बोल हाँ या ना, डडा डाडा, अरे हाँ ना बोल। अब देखो यहाँ पर पहला डाइथायोनिक एसिड, क्या बोला? डाई मतलब N2 हो गया, डाई मतलब, और X 0 हो गया, तो इधर देखो SOO ड्यू OH, SOO ड्यू OH, और बीच में कोई भी सल्फर नहीं आएगा। अरे हाँ ना
स्ट्रक्चर पता लग गया? जरा बॉन्ड तोड़ के दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा हाउ, और फिर आप बताना डाउट है कि नहीं। और मालूम है इसलिए हम कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। जिसने गूगल किया होगा ना, एक्चुअल में गूगल में क्लोरीन की अलर्ट रशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मोलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एवरेज आता है गूगल पे, वहां पर दिक्कत आती है। और वहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.3 3.2 भी होती है और नाइट्रोजन की 3.0 है। लेकिन अपने को उस पर जाना ही नहीं है, क्योंकि अपन किसके डाटा को अंतिम सत्य मानेंगे, और उसमें 3 दे रखी है। तो बता दिया वो इक्वल लिखित तो है, मैं बहुत स्पष्ट लिखता हूँ कि तेरे को दिखता है कि नहीं दिखता, वो अलग घटना है। हो गया? हाँ, क्या आप मानते हो इस सल्फर की +5 आई और इसकी भी +5 आई? सबकी आई, घर पे जो बैठे उनकी भी आई। सबने आंसर सही सही दिया। इधर देखो जरा, टेट्रा क्या बोला? थायोनिक एसिड, ठीक, ये होगा H2S4O6। खाना बोल, स्ट्रक्चर बनाऊं SOOOH, इधर बनाऊं SOOOH, बीच में 2 सल्फर आएंगे। हाना बोल, जरा निकाल दो सारे सल्फरों। अभी तक क्या करते आए हो? तो अब क्या करोगे? फिर प्रश्न ही क्यों पूछा जब उत्तर ही पता है? अरे बीच में यह चमक रहा है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है जो घर पे बैठे हैं? एक और बार नीचे बना देता हूँ, चलो हटाओ, कई लोग कहेंगे सर चमक रहा है। एक और बार बना दिया। एवरेज भी निकाल लो साहब। चलो, इस सल्फर की +5 आएगी, इस सल्फर की +5 आएगी, बीच वालों की सबकी 0 0 आएगी, और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर 10/4 या 2.5 आएगी। अरे हाँ ना बोल, क्लियर? हाँ, ठीक है। घर पे जो बैठे हैं उनमें से किसी को डाउट? अरे भैया, जिसने किसी ने इतना बड़ा मैसेज लिखा था दोबारा लिख दो। पढ़ नहीं पाया मैं, इतना बड़ा लिखा था किसी ने। भैया राइट रोट रोटन, डन डन डन। चलिए, मैं जब आपको आयन्स बता रहा था तो मैं एक आयन रह गया था बताना उस समय। क्या ये कहा जाए कि मैंने जान करके छोड़ दिया था? जो भी आप समझो। S2O3 डाई नेगेटिव,
इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक। और इसमें ये वाले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और बीच वाले की +6 होती है। बिना आर्ग्यूमेंट के याद रखना। दिमाग नहीं लगाना है और मेरे को आके समझाना भी नहीं है कि सर ऐसे आती है। ये सारे ऑक्सीजनों की -2 है, पर वो कोई नहीं पूछेगा तेरे। सबकी -2 है सारे ऑक्सीजनों। एक्चुअल में इसको याद रखने का तरीका ऐसा है कि जो सल्फेट था उसका स्ट्रक्चर ऐसे था और सल्फेट में सारे ऑक्सीजनों की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगी और बीच वाले सल्फर की +6 आएगी। तो हमने कुछ भी नहीं करा, ये थायोसल्फेट है। इसका नाम क्या है? सल्फेट आयन। और एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर लगा दिया तो इसे कहेंगे थायो सल्फेट आयन। तो ऐसे ध्यान रख लो कि जो वहां ऑक्सीजन की थी वो यहाँ सल्फर की हो जाएगी। बीच वाले सल्फर में कोई चेंज नहीं आया। सार्थक सब ऑक्सीजन की -2 कैसे हो सकती है? बॉन्ड तोड़ के निकाल ले, सबकी -2 आएगी। आराम से करना। हालांकि अभी आप कल के बाद तुम्हें ये करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो शुद्ध सूचना है, आपको ध्यान रखनी है, तो मैं आपको बताते जा रहा हूं, है ना। कुछ चीजें ऐसी है जो बिल्कुल रटना आपने को, जैसे GaCl2 है। ये GaCl2 एक्चुअल में होता है, अब क्यों मत पूछना, है ना। GaCl3 होता है ये। इसमें एक गैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और एक +3 में होता है। तो बाजार में लोग क्या करते हैं, GaCl2 में गैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेते हैं। तो GaCl2 में पूछी हो तो +1 और +3 बताना गैलियम की। हाँ, किसकी? क्लोरीन तो -1 है, उसमें कोई समस्या नहीं है। सर कैसे आया? नहीं, ये याद रखना है। कुछ 2 3 4 छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्या करना है, शुद्ध रट्टाफिकेशन। कौन सा फिकेशन? रट्टाफिकेशन। जिंदगी में नहीं पढ़ पाएगा। हालांकि जिंदगी में क्या नहीं पढ़ पाएगा, ये है इसका रीजन। इसका रीजन ये है कि ये ऐसा होता ही नहीं है, ऐसे होता है, लेकिन लोग ऐसा लिख देते हैं। तो जब ऐसा लिख के आपको देंगे तो आपको अगर ये याद नहीं होगा कि ये ऐसा होता है तो कैसे करो? आप समझ में आ गई। और उसकी निकालना भविष्य में सिखाऊंगा मैं आपको। ये GaCl4 है बेटा, ये प्रिंटिंग एरर है, इसको सही कर लेना। ये Cl4 है बेटा, है ना। यहाँ पर प्रिंटिंग एरर थी, सही कर लेना, ठीक है। ऐसे ही K3CrO8, ये एक्चुअल में होता है K3CrO24 और यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है, ध्यान रखना। बाकियों में कोई समस्या नहीं है, क्रोमियम की याद रखना। सर ये क्या बकवास? बकवास नहीं बेटा, ये मेरी मजबूरी है। ये कबूतर है तो मैंने आपको बता दिए, जो बाजार में लोग उड़ाते हैं। बाजार में कुछ लोग हैं, उनका काम है, क्या काम है? कबूतर। अच्छा, रेडॉक्स पढ़ लिया? पढ़ लिया। चल ये बता, चल ये बता। कोई बताए तो उसको बता देना। एवरेज +2 कैसे आई? +1 +3 +4 डिवाइडेड बाय 2 +2 आएगी। हाँ,
आएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट है, दो गैलियम अलग अलग है, उसमें एक +1 वाला एक +3 वाला। एक्चुअल में ये आपने तो बोरान फैमिली पढ़ लिया है ना यार, है? तो आपने ये भी पढ़ लिया बोरान फैमिली में कि गैलियम जो होता है उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती। तो यहाँ पर गैलियम +2 में है तो स्टेबल ही नहीं है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो डिस्प्रपोर्शनेट कर, मतलब वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लेस स्टेबल से रिलेटिवली मोर स्टेबल में कन्वर्ट। बात समझ में आती है? हालांकि उसके डिटेल में आपको नहीं जाना है, वो आपके काम का नहीं है, ये एक्चुअल में कबूतर है जो बाजार में उड़ते हैं। बात समझ में आती है? तो मैंने इनको पहले निपटा दिया है, अब मैं आपको वो पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम में ज्यादा आएगा। अभी तक मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की भूमिका सिखाई और कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आप तक, आवाज नहीं आती, वो मैंने पहुंचा दी। लेकिन ये सर्कस आपको हमेशा नहीं करनी होगी। हाँ बेटा, ओजस पूछ रहे का उत्तर ही दिया। हाँ चलिए अब इधर देखिएगा, रूल्स फॉर असाइनिंग, क्या बोला? रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखा है? बोलो ASSIGN साइनिंग, ठीक है, द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं यहां पर आपको रूल लिखा रहा हूं जो आपको लर्न करना है। क्या करना है? और ये रूल इनके प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखा रहा हूं, तो इसी ऑर्डर में लर्न करना, ठीक है? अमन परवेज पूछ रहा है ऐसा एक्चुअल में है या कोई गलती आया? अमन परवेज एक्चुअल में है बाजार में, तो जितना बता दिया उतना तेरे काम का, बस उतना ध्यान रख लेगा, गंगा ना आएगा। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा तू ही कहलाएगा अगर इतना याद रख लिया तो। रूल 1, अब मेरी बात को सुनना, अगर टाइम हो गया और बेल बज गई तो मैं इसको बीच में छोड़ दूंगा, लेकिन मैं आपको हाथ से लिख के ग्रुप पे भेज दूंगा, क्योंकि वो तो रटना ही है। तो आप जो बचे हुए होंगे, जितने बच जाएंगे, वो हाथ से लिख के ग्रुप पे मिल जाएंगे, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना अगली क्लास में आने से पहले। और अगली क्लास में ये सारे रूल आपको इसी सीक्वेंस में याद करके आना है, फिर मैं इनका यूज सिखाऊंगा। अभी ये नहीं सोचना है कि इन रूल का इस्तेमाल क्या है, बस ये रूल इस ऑर्डर में याद करके आ जाना। बात समझ में आ गई? पूरे हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो बचे हुए लिख के भेज दूंगा, अगली क्लास में याद करके आ। अगली क्लास यानी मंडे तक, ठीक है? रूल 1 लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन अनकंबाइंड फॉर्म इज 0। लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन अनकंबाइंड फॉर्म इज 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन अनकंबाइंड फॉर्म इज 0। ध्यान रखना, रूल 1 में ये एक बात मैंने आपको बताई। अब अनकंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो लिखिए, आपने यहां पर लिख लिया रूल 1 में कैपिटल A डाल के लिख लिया ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन अनकंबाइंड फॉर्म इज 0। A डाल के लिखना था, मैं बोलना भूल गया था, आप डाल लेना। अब A में छोटा a लिखना। ये सब रूल 1 में ही चल रही है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अनकंबाइंड फॉर्म से मतलब क्या है, समझ लो। तो पहला लिखना न्यूट्रल एटम, लिखा? जैसे इधर देखो, एटम
और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे किसी ने H लिख दिया, O लिख दिया, है ना, F लिख दिया, Cu लिख दिया, एक्सेट्रा, तो ये न्यूट्रल एटम है, अनकंबाइंड फॉर्म में इनके साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है। तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। एक तो ये सिंपल सी बात है, हालांकि ये मैं नहीं भी बताता ना तो तुमने अनकंबाइंड फॉर्म से यही समझा था एक्चुअल में, बस तुमने जितना समझा था ना अनकंबाइंड फॉर्म से वो यही जो समझा था, तो ये मैंने इसलिए लिख दिया कि तुमने जो समझा था वो एक तरह से अनकंबाइंड फॉर्म है, एक तरह का। अच्छा, बी पे आओ, बी पे। बी में लिखना होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी एज गुड एज अनकंबाइंड फॉर्म कंसीडर किए। जैसे H2 लिखा है तो हर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। जैसे O2 लिखा है तो हर ऑक्सीजन की 0 होगी। जैसे O3 लिखा है तो भी हर ऑक्सीजन की 0 होगी। चलो O3 की बजाय O3 में एक लोचा है, P4 लिख देते हैं। P4 में हर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी और S8 में हर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। ठीक है, क्लियर है सबको? O3 जो होता है उसमें एक लोचा है। लोचा ये है कि O3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एक्चुअल में ऐसे होता है, माइनस और प्लस। तो यहां पर जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो एक ऑक्सीजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, दूसरे एक ऑक्सीजन पे +1 आ जाएगा, एक ऑक्सीजन पे -1 आ जाएगा और इस पे 0 आ जाएगा और एवरेज निकालोगे तो 0 आएगा। बात समझ में आती है? और मैं आगे आपको बताऊंगा कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना वही एक्चुअल में करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बाकी तो सिर्फ हिंदुस्तान में चलती है अलग अलग एलिमेंटों की। बात समझ में आई? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यक्तिगत जन्म है ये, तो लफड़े ही हैं इनमें, लेकिन जितने लफड़े हैं सारे मैं आपको बता दूंगा, उतना आपको ध्यान रखना। समझ में आई बात? जैसे जैसे वक्त बीतेगा हम आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, होमो एटॉमिक आयन नहीं बोला मैंने, होमो एटॉमिक एटम बोला, एटम, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला है, आयन नहीं बोला है। आयन कहीं नहीं बोला अभी तक मैंने। सी लिखो, लिखना इन अलॉयज एलिमेंट present as they are in uncombined form, element present as they are in uncombined form। लिखा? जैसे कॉपर और गोल्ड का एलॉय है या कॉपर और सिल्वर का एलॉय है, तो ऐसे लिख दिया आपको कॉपर सिल्वर। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है, ध्यान रखना। अलॉय में हर एलिमेंट इंडिपेंडेंट होगा, अनकंबाइंड फॉर्म में होगा। बात समझ में आती है? और हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग 0 होगी। इसी में डी लिखना, इन अमलगम, अमलगम भी काइंड ऑफ अलाय ही है लेकिन फिर भी अलग से लिखवा रहा हूं। इन अमलगम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट इज 0। इन अमलगम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट इज 0। लिखा? ऐसे लिख देते हैं NaHg, इसका मतलब होता है सोडियम अमलगम। यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है, अमलगम की भी 0 है, क्योंकि इन्होंने आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाया है।
इन्होंने आपस में कोई बॉन्ड बॉन्ड, ये सब अलग अलग पड़े हुए हैं। जैसे सोडियम मर्क्यूरी लिक्विड में पड़ा हुआ है, बस यहाँ पर कॉपर और सिल्वर जो है उसमें जो सॉलिड स्ट्रक्चर है उसमें कॉपर ने कोई पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है, सिल्वर ने कोई दूसरी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है, पर कॉपर और सिल्वर के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म्ड नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप पत्थरों को एक बॉक्स में डालो, इसको पत्थरों को ग्रेनुअल्स जिसको कहते हैं, और उसमें बालू रेत डाल दो तो बालू रेत बीच की जगह घेर लेगी, पत्थर अलग जगह घेर लेंगे, लेकिन बालू रेत और पत्थर में कोई बॉन्ड नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे समझ सकते हो आप। बात समझ में आती है? इसके अलावा ये रूल 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं रूल 1 से आपको पूरा लिख के भेजूंगा, ठीक है ना? तो आपको ये सारे 8 रूल मिलेंगे। कितने रूल हैं? 8। 8 रूल आपको लिखना है और लर्न करके आना है। बात समझ में आती है? और ये 8 रूल जब आप लर्न कर लोगे तो आपको अतः खुशी प्राप्त होगी। डी वाला सेंटेंस लाइन रिपीट कर दो। डी में मैंने ये कहा था, इन अमलगमा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट इज 0। ठीक है, आप जब ये रूल याद कर लोगे ना तो ये चैप्टर 40% खत्म हो जाएगा। हाँ, और जितना मैंने आपको पहले पढ़ाया है उसका लॉजिकल बैकग्राउंड आपको यहाँ से मिल जाएगा। यानी आपको अभी तक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में जो थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ रही थी वो मेहनत भी ऑलमोस्ट खत्म। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आसानी से निकलेगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि ये रूल अच्छे से याद होना चाहिए और इनके प्रायोरिटी ऑर्डर में याद होना चाहिए। मतलब जब मैं आपको इसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा अगली क्लास में तो मैं बात करूंगा रूल 1, रूल 2, रूल 3 ऐसे। तो कौन सा रूल ऊपर है, कौन सा रूल जो ऊपर है वो ज्यादा प्रायर है, जो नीचे है वो कम प्रायर है, इसलिए सीक्वेंस में याद होना जरूरी। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। Have a wonderful day ahead. हाँ, thank you so much. Same to you.